इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक ही टॉपिक धर्मांतरण चल रहा है। सोशल मीडिया में और लोगों के बीच अलग अलग नाम घूम रहे हैं। हमने यूपी के एडीजी और एसीएस दोनों से बात की और दोनों ने कहा कि साजिश बहुत बड़ी है, इसमें विदेशी फंडिंग से लेकर कई और एंगल शामिल हैं। जांच हो रही है, लेकिन अब तक हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। बच्चों तक का धर्म परिवर्तन किया गया है और इसकी भनक तक उनके माता पिता को नहीं लगी। धर्मांतरण कैसे किया जाता है, कैसे किसी विशेष धर्म के प्रति नफरत भरी जाती है, इस रिपोर्ट से आप डिटेल में समझिए। इसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है। बरेली से एक अमर उजाला पर्चा निकलता, उसमें हेडिंग आई गौतम उमर हुए। 30 मिनट का नया ऑडियो टेप वायरल हुआ है। टेप में मोहम्मद उमर गौतम और श्याम प्रताप गौतम की आवाज है। ऑडियो टेप में पुलिस का जिक्र है, सीआईडी की बात है, मास कन्वर्जन वाला डायलॉग है। सीआईडी पुलिस सब एक्टिव हो गई। सबने सोचा कि पता नहीं ये कहीं मास कन्वर्जन तो होने नहीं जा रहा है। इस एक ऑडियो टेप ने धर्म परिवर्तन के धंधे में उमर गौतम की चाल और उसके चरित्र को एक्सपोज कर दिया है। टेप में हिंदू धर्म का जिक्र होता है। उमर गौतम इस्लाम की तारीफ करता है और हिंदू धर्म से नफरत की कहानी सुनाता है। 20 साल की उम्र तक हमें खबर ही नहीं थी कि हम हिंदू हैं तो क्यों हैं। अल्लाह का फजल है कि कोई भी मुसलमान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, आलिम हो, जाहिल हो, अगर आप उससे पूछें कि तुम मुसलमान क्यों हो, किस बुनियाद पर हो, तो उसका वो जवाब देने की पोजीशन है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, आखिरत पर ईमान रखता हूँ, अंबिया पर ईमान रखता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ, मरने के बाद हिसाब किताब पर ईमान रखता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन आप किसी हिंदू भाई से पूछें, किसी नौजवान से पूछें, किसी बूढ़े से पूछें, किसी मर्द या औरत से पूछें, तो यही कहेंगे कि चूंकि हमारे बाप दादा परदादा, हमारे मम्मी पापा, हमारे वालिदैन हिंदू थे तो हम हिंदू। लेकिन आप देखिए कि इस्लाम ने इंसान को पैदा होने से पहले भी बता दिया कि तुम कहां थे और क्या थे, और दुनिया में आने का भी मकसद बता दिया, और दुनिया से जाने के बाद की भी पूरी जिंदगी बता दी। इस टेप में कही एक एक बात बहुत चौंकाने वाली है। उमर के दिमाग में क्या चल रहा था, हिंदू रीति रिवाज से लेकर पूजा पाठ, गायत्री मंत्र, गीता, ये सबकी बात करता और लोगों को भड़काता। क्योंकि हम जिस माहौल में थे, जिस परिवार में थे, जिस घराने में थे, वहां पूजा पाठ, शिर्क और कुफ्र का, मंदिरों में जाना, घंटे बजाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, तमाम मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, वहां यानी पता ही नहीं चलता था कि किसको क्या करना है। एक ही घर में अगर 10 लोग थे तो उनकी 10 राय होती थी, 10 तरीके होते थे, 10 तरह के वो अलग अलग अपने भगवानों को, अपने अपने यानी ईश्वरों को मानते थे। किसी से आप कोई बात करें तो उसकी कोई बुनियाद नहीं होती थी, कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था। यहां तक कि जो लोग पूजा पाठ कराने आते थे बचपन में, वो भी कभी नहीं बताते थे कि जो श्लोक वो पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पता नहीं चलता था कि भाई क्या पढ़ा गया, क्या कहा गया, क्या सुना गया, कुछ पता नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद उमर गौतम ने ये सारी बातें जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सैकड़ों स्टूडेंट्स के सामने कही थी। उमर गौतम इंटरव्यू भी देता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंच से भी बोलता है, और अब ये ऑडियो टेप। इस टेप में और भी बहुत कुछ है। उमर ने और क्या क्या कहा, हम थोड़ी देर में वो भी आपको सुनाएंगे। धर्म परिवर्तन वाले खेल में इस वक्त अपडेट ये है कि उमर गौतम और उसकी टीम के सारे ठेकेदारों के खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कैमरे पर लोगों की गवाही ली जा रही है। अब फतेहपुर के एक स्कूल की महिला टीचर सामने आई है। इस महिला टीचर ने डिटेल में बताया है कि कैसे पिछले साल उमर गौतम 25 मौलानाओं के ग्रुप के साथ स्कूल पहुंचा, जबरन उर्दू और अरबी पढ़ाने का प्रेशर बनाया। तो क्या ये जबरन धर्म परिवर्तन का एजेंडा चलाने की पहले से लिखी स्क्रिप्ट थी? जो मामला उठा है उमर वाला, क्या कभी आपने देखा कि विद्यालय का आना जाना इसका? जी सर, ये बहुत सारे मौलाना आए थे सन 2020 में फरवरी के में। जी जी, ठंडी थी काफी, उस समय विंटर वेकेशन भी चल रहा था, बच्चे नहीं आ रहे थे। काफी हिंदू थे टीचर और मुस्लिम हिंदू थे टीचर। कई लोगों ने हमको सुबह बुलाया, तो हम लोग जब पहुंचे वहाँ पे, तो सर वहाँ पे कम से कम 25 से 30 मौलाना थे। ये बम्बई के थे, कुछ दिल्ली के थे। तो उन्होंने हमको सुबह कॉल किया कि यहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग आइएगा। तो सर हम लोग गए।
जब हम लोग गए तो वहाँ बहुत सारे मौलाना आए थे सर। इसके बाद हमको मोटिवेट करने लगे थोड़ा सा बातों में अपने, कि हमारे धर्म में अगर मतलब कोई अपनाएगा, आप अपनाएंगे हमारे धर्म को तो आपको बहुत बेटर फील होगा, हम बहुत हेल्प करते हैं। और ये क्या कहते हैं, जैसे कि मतलब आप लोगों को अंधविश्वास में रखा गया है, तो कहें कि जैसे श्री एक व्यक्ति का राम नाम हो गया, साधारण व्यक्ति है उसका नाम राम हो गया, उसको लोग भगवान मानने लगे। क्यों मानने लगे? वन वन भटकने वाला आदमी वो भगवान कैसे हो सकता है? फतेहपुर के इस महिला टीचर का बयान सीधे सीधे उमर गौतम के हिंदू विरोधी बातों से मैच करती हैं। इसे एस्टैब्लिश करने के लिए आपको उमर गौतम की ऑडियो टेप का एक हिस्सा सुनाते हैं। आप समझ जाएंगे कि इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड उमर गौतम ही है। तलाश कर रहा था, तड़प रहा था, परेशान था कि मैं कैसे सच्चाई तक पहुंचूंगा और मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। हिंदू धर्म की किताबों को जो मैंने मुताला किया, गीता, रामचरितमानस, वेद, पुराण, मनुस्मृत, महाभारत, जो भी कहीं से हिंदी में, संस्कृत में तराजुम जो भी मिले ट्रांसलेशंस, तो वहां मैंने देखा 33 करोड़ देवी देवता और 84 लाख योनियों में आवागमन का सबक दिया जा रहा है। तो मैंने कहा भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे वो काउंट ही नहीं कर सकता, उनकी उपासना तो बहुत दूर की बात है। और मरने के बाद इंसान आवागमन, रिबर्थ, इनकार्नेशन, मैंने कहा भाई इस मुसीबत से, इस यानी दुनिया से बच करके मोक्ष में जाना, मोक्ष प्राप्त करना है, स्वर्ग में जाना है। लेकिन आप देखें कि एक मुस्लिम का अखलाक किसी की जिंदगी को ही सिर्फ तब्दील नहीं कर सकता, पूरी जनरेशन का वो सामान हो सकता है, पूरी नस्ल दर नस्ल इस्लाम ट्रांसफर हो सकता है, इस्लाम दाखिल हो सकता है। जरा सोचिए आप। सुना आपने? इस ऑडियो टेप को सुनकर कोई भी यही कहेगा कि उमर गौतम को हिंदू धर्म से बैर था। उमर गौतम का यह कहना कि पूरी की पूरी नस्ल इस्लाम में ट्रांसफर हो सकती है, इस्लाम अपना सकती है, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोग जरूर है। और इस खतरनाक प्रयोग का एक सबूत फतेहपुर में है। धर्मांतरण वाला शातिर खेल कितनी चालाकी से खेला जा रहा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फतेहपुर के उस स्कूल में मुस्लिम तो मुस्लिम, हिंदू बच्चों को भी जबरदस्ती उर्दू और अरबी पढ़ाई जाती थी। उमर गौतम खुद इस ऑडियो टेप में जोर देकर उर्दू और अरबी के प्रचार प्रसार का जिक्र कर चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये टेप नवंबर 2015 का है। हम इस टेप का वो हिस्सा भी आपको सुनाएंगे। पहले ये सुनिए कि उस महिला टीचर ने कौन सा दूसरा बड़ा खुलासा किया है। LKG UKG में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी। तो मैंने थोड़ा कंजेशन किया कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। तो इनको बहुत बुरा लगा, फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा मेरी बेइज्जती की। इन्होंने क्या बोला, मौलाना सर ने सीधे बोले कि तुम्हारे कहने से क्या मैं बिल्डिंग दूसरी बनवाऊं, दूसरी जगह शिफ्ट करूं। 19-20 साल से मेरा स्कूल चला, आज तक किसी ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं रखा जो तुम आज ये बात कह रही हो। इतना इशू कर दी हो, एक दिन मतलब नवाज अरबी उर्दू, जब देखो यही चला, तुम ही एक मतलब तुम आकर मेरा स्कूल जो है हिंदू मुस्लिम करके सब बिगाड़ रही हो पूरा। तो सर वहाँ जो है तालीम देते हैं, कहते हैं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी वहाँ बराबर करते हैं। सर एक साथ बैठाते हैं, एक साथ जब उनको पढ़ाएंगे तो बच्चे तो फॉलो करेंगे ही ना करेंगे। उमर गौतम और उसकी टीम उर्दू और अरबी के बहाने कौन सा खेल खेल रही थी, इसका वीडियो प्रूफ आपने देख लिया। अब उमर गौतम का ये ऑडियो सुनिए, इसमें वो उर्दू और अरबी की सारी क्रोनोलॉजी भी खुद समझा रहा है और ये भी बता रहा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर मुस्लिम छात्र 10-10 लोगों को कुरान पढ़ाने के प्लान पर कैसे काम करे। आप देखें, किसी की उर्दू सही हो, अरबी सही हो, तो उसकी मैं गारंटी देता हूं कि उसकी हिंदी और अंग्रेजी भी सही हो जाएगी। और अगर किसी की उर्दू और अरबी सही नहीं है तो मैं इस बात को कह सकता हूं, गारंटी नहीं दे रहा हूं, कह सकता हूं कि उसकी हिंदी और अंग्रेजी सही नहीं होगी। उर्दू में और अरबी की जो तमाम जो बेसिक्स हैं वो इंसान की जबान को, लैंग्वेज को दुरुस्त कर देती। ये बात में बीच में वक्त भी बहुत कम है, कहता चलूं कि जिनको अल्लाह ने आलिम बनाया, हाफिज और आलिम बनाया, और यहां काफी लोग हैं माशाल्लाह, कम से कम उनको चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कम से कम 10 लोगों को कुरान पढ़ा दें, 10 लोगों तक वो यानी उनकी नमाज दुरुस्त करा दें। और ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते अगर आप किसी को 10 मिनट दे दें, आधा घंटा दे दें, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा आपका। उमर गौतम इस टेप में यही नहीं रुका, इसने तो बाकायदा मुस्लिम बाई चांस और मुस्लिम बाई चॉइस का फर्क भी समझाया।
और लगे हाथों ताव में आकर यह भी फैलाया कि पहले के मुकाबले अब बड़ी तेजी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। टेप का यह हिस्सा सुनिए। मेरा केस 1984 का है, जब 20 साल का था मैं। अब तो 30 साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं इस्लामिक यानी जिंदगी में। उस वक्त बहुत कम लोग मिलते थे ईमान लाने वाले, गिने चुने लोग मिलते थे, लेकिन अब तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि लोग ना मिलते हों, कोई दिन ऐसा नहीं है कि लोग ना आते हों। तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने 20 साल की उम्र में, जो अमूमन आप लोगों की उम्र है 20-21 साल की उम्र में, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी, इस्लाम की दौलत दी, हिदायत दी अल्लाह ने। यू आर मुस्लिम बाई चांस, आई एम मुस्लिम बाई चॉइस। यू आर मुस्लिम बाई चांस, आई एम मुस्लिम बाई चॉइस। तो चांस और चॉइस में जमीन आसमान का फर्क है, उसको समझना होगा। चॉइस अल्लाह तबारक व तआला ने सबके लिए कंडीशनल रखा है। हमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे दी, इस्लाम को अपनाने की तौफीक दे दी, लेकिन वो यूं ही नहीं हुआ। 14, 15, 16 साल की उम्र में यह सोचना शुरू किया कि मेरा खालिक कौन है, मालिक कौन है, राज़िक कौन है, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है और दुनिया में रहने का तरीका क्या है। ऑडियो टेप से क्लियर है कि धर्मांतरण वाले खेल में कई खिलाड़ी हैं। ये धंधा आज से नहीं, सालों से चल रहा है। हर रोज नई नई डिटेल्स आ रही हैं, नए नए सबूत मिल रहे हैं। लोकेशन सिर्फ एक शहर, एक जिला नहीं है, ये ठेकेदार जगह जगह फैले हैं। उनके पास से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए हैं जो धर्मांतरण के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने कंसेंट लेटर्स वगैरह भी जो है मिल गए हैं। लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण की बात आई है, अलग अलग जगहों पर है। अपने प्रदेश से बाहर भी कई प्रदेशों में ये हो रहा है। इस कार्य को करने में उनका क्या उद्देश्य है, इस कार्य में मूक बधिर बच्चे, लड़के लड़कियां शामिल थी, क्या परिवार वालों को जानकारी थी या नहीं थी। कुछ परिवार वालों के सामने ये बिंदु आ रहा है कि उनको जानकारी पूरी तरह से नहीं भी थी। और आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में धर्मांतरण का नया कानून प्रदेश में लाया गया है, और उसमें अगर लोभ और लालच से अगर धर्मांतरण किया जा रहा है तो वो भी इलीगल है। इंस्टीट्यूशंस के लोग तो शामिल है, क्लियर है, बाहर से धनराशि आई ये भी क्लियर है। तो ये सब पूरा कार्य अब चल रहा है, जल्दी ही, बहुत जल्दी ही उसमें और सख्ती से कार्रवाई करते हुए जो भी एविडेंस होगा इकट्ठा करेंगे, जो भी इलीगैलिटी होगी उस पर कार्रवाई होगी। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने एक ऐसे ही विक्टिम को लखनऊ में ढूंढ निकाला। ये लड़की पहले प्रियंका हुआ करती थी, मगर धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग ने इसे फातिमा बना दिया। यूपी एटीएस ने जो खुलासा किया है वो वाकई में बेहद खतरनाक है, चौंकाने वाला है। यूपी एटीएस ने जो लिस्ट जारी की, जो लिस्ट इंडिया टीवी के पास मौजूद है, उसमें यह भी जिक्र है कि लखनऊ की भी बच्चियों के साथ धर्म परिवर्तन कराया गया। किस तरीके से धर्म परिवर्तन हुआ, क्या है पूरा मामला। लखनऊ की एक बेटी के हम मौजूद हैं जो पहले प्रियंका होती थी लेकिन बाद में फातिमा हो गई। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। माताजी बहुत ज़्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं है, उनकी कंडीशन लगातार जब से ये मामला सामने आया है बिगड़ रही है, लेकिन जो बहन है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आप बताइए कैसे आप लोग को जानकारी मिली कि प्रियंका नहीं है, अब वो फातिमा हो गई है। 2013 में वो जॉब के लिए मुंबई में फोर्सफुली, मतलब जो भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि मत जाइए, 2013 में मुंबई चली गई। वहाँ से मतलब कॉल करके ये बताती थी कि हम ठीक हैं, जॉब कर रहे हैं और ये सब। फिर 2014 में वो वापस आई, 2014 या 2015 एग्जैक्ट आइडिया नहीं सन का, एक बेबी के साथ में आई। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी मैंने एक मुस्लिम के साथ शादी कर ली है। फिर हमें पता चला कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धर्म परिवर्तन करा चुका है। टारगेट पर सिर्फ हिंदू नहीं थे, ईसाई, जैन और सिख समुदाय के बच्चों का भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया गया। एक बड़ी बात यह भी पता चली कि बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए, उन्हें अलग तरह की शिक्षा देने के लिए धर्मांतरण गिरोह ने बाकायदा टीचर्स प्लांट कर रखे थे। इन टीचर्स की बदौलत ही धर्मांतरण की पूरी पटकथा लिखी जाती थी और दिल्ली का बाटला हाउस उमर गौतम की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। धर्मांतरण के मुद्दे पे जो 2 व्यक्ति एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उनसे रिमांड पर लेके लगातार पूछताछ चल रही है। ये चीज़ें या तो राज्यों की संख्या बढ़ सकती है या राज्यों के अंदर संख्या बढ़ सकती है। तो अब 24 राज्यों की बात प्रकाश में आया। ये संवेदनशील मामला है और एटीएस ने बहुत मेहनत से इस चीजों का खुलासा किया। यूपी एटीएस की छानबीन फुल स्पीड में चल रही है। एक एक कैरेक्टर, धर्मांतरण गैंग का एक एक एक्टर टारगेट पर है। मदरसे में फंडिंग से लेकर टेरर एंगल तक सब कुछ खंगाला जा रहा है। मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बात कहीं ज्यादा गंभीर है। और अब उमर गौतम का नया ऑडियो टेप आने के बाद एक एक तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
यूपी एटीएस धर्म परिवर्तन मामले की लगातार जांच कर रही है और यूपी एटीएस की सूत्रों की माने तो उनको इस बात की जानकारी मिली है कि धर्म परिवर्तन के आरोपियों का कहीं ना कहीं टेरर लिंक है, टेरर फंडिंग इसमें इन्वॉल्व है और वो मूक बधिर बच्चों को इसलिए टारगेट करते थे कि उनका भी जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगा है कि इस टेरर नेटवर्क का जो पूरे लोग हैं वो 24 से ज़्यादा राज्यों में पूरे देश में काम कर रहे थे। इनके लिंक कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ इन लोगों ने धर्मांतरण कराया है, इस पूरे मामले की जाँच यूपी एटीएस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है वो निश्चित तौर पर राष्ट्र के लिए बेहद खतरनाक है और इसी एंगल से यूपी एटीएस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। यूपी में एक और चर्चा है, मुख्तार अंसारी का क्या होगा, अतीक अहमद का क्या होगा। यूपी में कुल 22,259 अपराधियों पर एक्शन को लेकर कुल 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख 97 हजार रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। चल अचल संपत्ति का मतलब होता है माफिया की गाड़ी, उसका बंगला, बैंक बैलेंस सब जब्त। यह सिर्फ खबर की एक छोटी सी हेडलाइन है। यूपी में माफिया राज पर चले हथौड़े की पूरी पिक्चर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख 67,859 रुपए, 2 अरब में सिर्फ 6 करोड़ कम, यानी मुख्तार अंसारी की करीब करीब 2 अरब की संपत्ति जब्त कर ली गई या ध्वस्त कर दी गई। कितने जीरो होते हैं 2 अरब में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जीरो। यानी वो माफिया डॉन जो अब तक हीरो बना हुआ था उसको योगी सरकार के एक्शन ने अब जीरो में बदल दिया है। पिछले 1 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध संपत्ति पर जो ताबड़तोड़ और धुआंधार एक्शन लिया है उसका रिजल्ट अब सामने आने लगा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके यह बताया है कि उत्तर प्रदेश में किस माफिया की कितनी संपत्ति जब्त या ध्वस्त कर दी गई और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मुख्तार अंसारी का। यूपी पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत मई 2021 तक वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ जिले में मुख्तार अंसारी गैंग के 244 गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी या उससे जुड़ी हुई कुल 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख 67,859 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली गई या फिर ध्वस्त कर दी गई। सारी डिटेल आपको बताएंगे, एक एक आंकड़े का पूरा ब्यौरा देंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। जब सरकार अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए कमर कस लेती है तो फिर क्या हो सकता है, देखिए। यह मुख्तार अंसारी का बहुमंजिला भवन है जो लखनऊ के डॉलीगंज में मुख्तार अंसारी ने अपने बेटों के लिए बनवाया था। 27 अगस्त 2020 को मुख्तार अंसारी के इस इमारत को योगी सरकार ने जेसीबी लगवाकर ध्वस्त करवा दिया था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, मुख्तार अंसारी का गुरूर था जो चूर चूर हो गया। मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इस बिल्डिंग को गिराने में आने वाला खर्चा भी मुख्तार अंसारी से ही वसूलने का फैसला किया गया था। 27 अगस्त को लखनऊ में एक्शन हुआ और 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 28 अगस्त को मऊ में मुख्तार अंसारी की एक अवैध प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया। लखनऊ जैसी तस्वीरें 7 महीने पहले 1 नवंबर 2020 को गाजीपुर ने भी देखी थी। डॉन के आलीशान होटल गजल को 3 जेसीबी लगवाकर गिरवा दिया गया। मुख्तार के अपराध का ये पूरा साम्राज्य तिनकों की तरह बिखर गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुख्तार अंसारी पे कानूनी शिकंजा तो कस ही रही है, साथ में मुख्तार के परिवार वाले, मुख्तार के गुर्गों ने जो अवैध संपत्तियां खड़ी की हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उसे भी छुड़ाया जा रहा है। सिर्फ गाजीपुर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां ऐसी अब तक सरकार जब्त कर चुकी है या बुलडोजर चला चुकी है। गाजीपुर का ये महुआ बाग चौराहा है और ये गजल होटल है जिसमें कहा जाता है कि मुख्तार की पत्नी और बेटे के नाम ये गजल होटल था जो गलत तरीके से बना था। इसको पूरा ढहा दिया गया है। ये अच्छा होटल, यहाँ का बड़ा होटल पहले माना जाता था। ये
बुलडोजर चलाया गया है इसमें। और सरकार का कहना है कि ये मैसेज साफ है, क्योंकि पहले इस इलाके में मुख्तार अंसारी क्या मुख्तार के गुर्गों के खिलाफ भी किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, जिसकी वजह से इतने अवैध कब्जे हो गए। लोगों ने इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, लेकिन अब सरकार इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इस तरह के जो आपको ये गिरी बिल्डिंग दिख रही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स गाजीपुर है, मऊ है, लखनऊ है, जहां हमने मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग्स या उनके गुर्गों की बिल्डिंग को गिरते हुए देखा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, मऊ और गाजीपुर में मुख्तार, उसके रिश्तेदारों और उसके गुर्गों की एक एक अवैध संपत्ति को धूल में मिला दिया गया। यूपी के शहर शहर में इस तरह की डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जिसने मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य के पतन की कहानी लिख दी। खासकर अगर आप गाजीपुर और मऊ शहर का दौरा करेंगे तो आपको जगह जगह इसी तरह की इमारतों के मलबे जमीन पर बिखरे हुए दिख जाएंगे। जरा मऊ में मुख्तार अंसारी के इस पेरिस प्लाजा की तस्वीर देखिए। यह मुख्तार अंसारी के गुर्गे का मॉल था, जो अवैध तरीके से बनाया गया था, लेकिन अब पेरिस प्लाजा के निशान सिर्फ मलबे के रूप में नजर आ रहा है। यानी मुख्तार का माफिया राज, जो कभी बुलंदियों पर आसमान छू रहा था, आज सिसक कर दम तोड़ रहा है। ये मऊ में गाजीपुर तिराहा है और ये पेरिस प्लाजा है, जो मुख्तार के गुर्गों का बताया जाता है। सिर्फ मऊ में करीब 45 करोड़ की ऐसी संपत्ति है जो मुख्तार अंसारी, उसके परिवार वाले या गुर्गों की बताई जाती है, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया है या गिरा दिया गया है। उनमें से एक संपत्ति ये है जो मुख्तार के गुर्गों की कही जाती है। ये इलीगल बताई गई और इसको इस तरह से पूरा गिरा दिया गया है। काफ़ी बड़ा यहाँ का होटल ये माना जाता था, शादियाँ होती थी, फंक्शंस होते थे। ये जो पूरा हम देख रहे हैं पेरिस प्लाजा गिरा हुआ, इसका क्या इतिहास रहा? ये जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ और जो उनके सहयोगी थे, जो उनको संरक्षण देने वाले थे, जब उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी का जो अभियान चला, तो उसी के तहत इसको भी गिराया गया। यह मुख्तार अंसारी जो हमारे शहर के विधायक हैं, उन्हीं के बहुत ही करीबी सहयोगी थे। इस नाते इसको भी अवैध रूप से बनाए थे और इसकी कमाई की जो है कुछ अंश जो है मुख्तार अंसारी को भी जाते थे। जब पुलिस प्रशासन को इसका पता लगा जांच में, तो इसको भी गिराया गया। अवैध रूप से बना भी था और उन्हीं के संरक्षण में चल रहा था। तो कैसे आप जैसे बता रहे हैं कि ये गलत तरीके से बना, इस वजह से सरकार ने गिराया है, तो कैसे ये बन गया? क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं है और ये बिल्कुल चौराहे पे बना हुआ है। पूर्व की सरकारें थी, आप जान रहे हैं, हर सरकार में उनकी सहभागिता रही, चाहे बसपा रही, चाहे सपा रही, हर सरकार में हो रहा है और बड़ा उनका दबदबा रहा पूर्व की सरकारों में। इस नाते बन गया, सरकार का संरक्षण मिलता था और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो इनको गिरवा दिया गया। ऐसी कितनी बिल्डिंगें गिराई गई? ऐसी अनेक बिल्डिंगें, अभी आप आगे जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा आपको। बंधे के भी पास अवैध रूप से बंधे के किनारे लोग बनाए थे, उसको भी तोड़ा गया है। स्लाटर हाउस जो अवैध रूप से चल रहे थे, और इधर अभी नगर पालिका की कुछ जमीनें थी जो कुछ लोग कब्जा कर रखे थे, उसको भी नगर पालिका ने अब जाकर नापी उपी करा के अपने कब्जे में ले लिया है। अब जरा देखिए इस एक्शन का असर क्या हुआ। मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ 102 केस दर्ज किए गए। मुख्तार अंसारी गैंग के कुल 158 अपराधी गिरफ्तार किए गए। मुख्तार अंसारी के गुर्गों के कुल 122 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर जब्त कर लिए गए। मुख्तार गैंग के 110 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। मुख्तार के 30 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और मुख्तार के 6 गुर्गों के खिलाफ रासुका लगाई गई। इतना ही नहीं, मुख्तार गैंग के 37 और गुर्गों की हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। यानी यूपी पुलिस का एक्शन अभी रुका नहीं है, लगातार जारी है। शुरुआती दिनों से ही नीति रही है कि माफियाओं के जड़ पे प्रहार किया जाए। तो परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कुछ माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की गई है और शासन के स्तर से ऐसे 25 माफिया हैं और उसके अतिरिक्त 8 माफिया हैं जो कि डीजी ऑफिस जिसकी मॉनिटरिंग करता है और शासन स्तर से 25 अपराधियों के, इस प्रकार 33 लोगों की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर से की जाती है।
तो इन पे भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रहार किया गया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 15 महीनों में ही ये लगभग 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख 97 हजार रुपये की लगभग संपत्ति या तो कुर्क की गई है या गिराई गई है। मुख्तार अंसारी तो सिर्फ ट्रेलर था। यूपी पुलिस के डेमोलिशन ड्राइव की असली पिक्चर अब देखिए। ये जिस किले को आप टूटते हुए देख रहे हैं, ये किला अतीक अहमद का था। प्रयागराज के करबला में 3000 मीटर स्क्वायर की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई ये विशाल हवेली कभी अतीक अहमद के पावर का सेंटर थी। ये करबला इलाके में अतीक अहमद का राजनीतिक किला है जिसे ध्वस्त किया गया है। ये जब 1989 में अतीक अहमद राजनीति में उतरा तो यहीं से चुनावी राजनीति की शुरुआत की गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अवैध है। बिल्डिंग का नक्शा 2004 में पास करवाया गया था, लेकिन पैमाइश के बाद बाहर के इलाके में जो हिस्सा बना है उसे तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि यह कार्यालय 1500 वर्ग गज में बना हुआ है और इसी कार्यालय में अतीक अहमद अपना राजनीतिक दरबार लगाते थे। कितनी ही सरकारें आई और चली गईं, लेकिन अतीक अहमद और उसके गुर्गों की इस अवैध प्रॉपर्टी पर हाथ डालने की इतनी बड़ी हिम्मत अब तक किसी ने नहीं दिखाई थी। हिम्मत दिखाई तो योगी ने, और ऐसी दिखाई कि फिर अतीक अहमद तो क्या, अतीक अहमद के गुर्गे भी नहीं बख्शे गए। ये प्रयागराज में ही अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद अब्बास खान की अवैध इमारत है, जिस पर योगी के ऑर्डर के बाद हथौड़ा चल गया। ढहाया गया है, ध्वस्तीकरण किया गया है। करीबन 8000 स्क्वायर फीट में ये पूरा मकान बनाया गया था और इसका नक्शा प्राधिकरण से पास नहीं था, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में चला और आज बड़ी संख्या में फोर्स लाने के बाद यहाँ पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के बाद प्रशासन का कहना है कि मोहम्मद अब्बास खान 2017 में उसके खिलाफ जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए, जिस तरीके से वो ठेकेदार माफिया बन चुका था, अतीक अहमद का खास गुर्गा बताया जाता है, उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ठीक इसी तरह अतीक अहमद के एक और शार्प शूटर एजाज की प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। यह प्रॉपर्टी भी प्रयागराज में मौजूद थी। अब सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने यूपी में माफिया राज की नींव हिला दी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गैंगस्टर के गुर्गों की छाती पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। इनके जो गुर्गे हैं वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती पे जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। अतीक अहमद पर हुए एक्शन का रिजल्ट क्या रहा, ये भी देखिए। यूपी पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक अतीक अहमद गैंग के 89 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद और उसके गैंग की कुल 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या फिर ध्वस्त कर दी गई। अतीक अहमद गैंग के 60 गुर्गों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करके जब्त कर लिए गए। इस गैंग के खिलाफ कुल 21 केस दर्ज करके 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अतीक अहमद गैंग के 11 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है। माफियाओं पर सरकार का हंटर जब चलता है तो अपराधियों की जान निकल जाती है। जब सरकार गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई का संकल्प लेती है तो एक्शन बहुत तेजी से होता है, ताबड़तोड़ होता है और रिजल्ट भी फौरन सामने आता है। यूपी पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक पूरे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत 5558 मुकदमे दर्ज किए गए। कुल 22,259 अपराधियों पर कार्रवाई हुई और गैंगस्टर एक्ट की धारा 1 के अंतर्गत इन अपराधियों की कुल 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख और 97 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यह संपत्ति 1-2 साल में नहीं 15-20 सालों में खड़ी की गई थी, लेकिन योगी सरकार ने 2 साल के अंदर माफियाओं के इस पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। आज बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा दरभंगा ब्लास्ट की है। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल विस्फोट एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई जानकारी सामने आ रही है। टेरर एंगल सामने आने के बाद दरभंगा ब्लास्ट की एनआईए को जांच सौंपी गई। एनआईए की टीम आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंची। एनआईए की अब तक की जांच में बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिस वक्त एनआईए की टीम दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जांच के लिए पहुंची थी, इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्रा भी उसी समय स्पॉट पर पहुंचे। एनआईए को
क्या सबूत मिले, ब्लास्ट के पीछे का असली मकसद क्या था, नीतीश चंद्र की इस रिपोर्ट से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एनआईए की टीम दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उस जगह पर आई है जहां पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब पार्सल पहुंचा सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन से, और जैसे ही यहां पर जो गठरी रखी गई उसमें ब्लास्ट हुआ। और यही बात जो जीआरपी के अधिकारी हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन के, वो एनआईए के अधिकारी को बता रहे हैं कि कैसे यहां पर गठरी रखी गई और रखने के बाद क्या कुछ हुआ। दरअसल 15 जून को ट्रेन सिकंदराबाद से चली थी, 17 जून को यहाँ पर पहुँची दोपहर करीब 1:30 बजे और 3:25 पर यह घटना हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आई थी और वहाँ से ठेले से लेकर 1 नंबर पर उसे लाया गया और ठीक इस जगह पर उसे रखा गया था। शुरू में ऐसा लगा कि ये मामला काफ़ी छोटा है, चूँकि बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ। कपड़े की गठरी पूरी तरह से जल गई थी और उसके अंदर एक शीशी मिली थी। अनुमान ये लगाया गया कि उसके अंदर कोई केमिकल रहा होगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर इसमें शामिल था पार्सल से जुड़ा, उसकी जांच की गई तो पता चला कि ये उत्तर प्रदेश के शामली से जुड़ा हुआ सिम था। वहाँ पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे जानकारी ली गई। और इसके अलावा चूँकि दरभंगा का जो इलाका है वो आतंकियों की शरण स्थली रहा है, इसलिए इस मॉड्यूल को देखते हुए, दरभंगा मॉड्यूल को देखते हुए ये तय किया गया कि इस मामले की एनआईए से जांच की जाए। और क्या चीन ने वैक्सीन को लेकर दुनिया से झूठ बोला? 90 देशों में वैक्सीन से खतरे का क्या है चाइनीज कनेक्शन, दिखाएंगे इस छोटे से 4 मिनट के ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।